सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। पर इस देश में सत्य को फांसी पर जरूर चढ़ाया जा सकता है। यह कहानी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना पर आधारित है। ये विडंबना ही है कि जिस कानूनी सिस्टम ने एक निर्दोष को मौत के घाट उतारा, उसी सिस्टम के लीगल नोटिस और दमनकारी नीतियों से बचने के लिए हमें इस कहानी के पात्रों के नाम बदलने पड़ रहे हैं। हमने नाम बदले हैं ताकि कहानी ना बदलनी पड़े। ये किसी व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के हर उस मर्द की कहानी है जो कानून की चौखट पर न्याय मांगने जाता है और लाश बनकर लौटता है। बेंगलोर के उस फ्लैट में छाया सन्नाटा किसी शांति का प्रतीक नहीं था। वो उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो एक हंसते खेलते इंसान को निगलने वाला था। रात के 3 बजे थे, ये शायद सुबह के। मुकुल सुभाष के लिए अब दिन और रात का फर्क मिट चुका था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही समय बचा था, अंत। उसने अपनी सूजी हुई लाल आंखों को रगड़ा और ट्राइपॉड लगे मोबाइल की काली स्क्रीन को घूरा। स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही काली थी जैसे भारतीय कानून का भविष्य। कमरे में बिखरे वो 24 पन्ने कोई सुसाइड नोट नहीं थे। वो इस देश की न्याय व्यवस्था, पुलिस और अदालतों के मुंह पर तमाचा थे। वो एक चार्जशीट थी जो एक मृतक ने अपने कातिल सिस्टम के खिलाफ तैयार की थी। मुकुल ने रिकॉर्डिंग का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उंगलियां कांप गई। डर से नहीं, बल्कि उस घिनौनेपन की याद से जिसने उसकी रूह को छलनी कर दिया था। अचानक उसके कानों में एक हंसी गूंजी। यह हंसी कमरे में नहीं थी, ये जौनपुर के उस फैमिली कोर्ट के बंद कमरे से आ रही थी जहां कुछ महीने पहले इंसाफ का बलात्कार हुआ था। फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने किसी हॉरर फिल्म की तरह चलने लगा। वही बदबूदार कमरा, फाइलों का पहाड़ जिसके नीचे सच दबा हुआ था, और सामने बैठी थी न्याय की देवी होने का ढोंग करती जज गीता कौशिक। मुकुल को याद आया उसकी पत्नी अनीता सिंघानिया की वो जहरीली आवाज। अनीता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना किसी शर्म के कहा था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये शब्द किसी पत्नी के नहीं, एक पेशेवर अपराधी के थे। लेकिन मुकुल को लगा था कि वो न्याय के मंदिर में खड़ा है। उसे लगा था कि जज गीता कौशिक, जो उस कुर्सी पर संविधान की कसम खाकर बैठी है, इस बदतमीजी पर भड़क उठेगी। उसे लगा था कि कानून कहेगा जुबान संभालो। लेकिन हुआ क्या? वहां न्याय नहीं हुआ, वहां न्याय का मजाक उड़ाया गया। जज गीता कौशिक ने अनीता को डांटा नहीं, वो हंसी, एक ऐसी क्रूर पेशाचिक हंसी जैसे किसी कसाई खाने में बकरे की मिमियाहट सुनकर कसाई हंसता है। और फिर जज ने वो शब्द कहे जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। हाँ, तो मर क्यों नहीं जाते? अगर मर जाओगे तो केस ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी तुम जैसे लोग और कर भी कह सकते हो। उस एक पल में मुकुल सुभाष को समझ आ गया था कि जिसे वो कोर्ट समझ रहा था वो दरअसल एक बूचड़ खाना है। यहां फैसले सबूतों पर नहीं, जेंडर देखकर सुनाए जाते हैं। वो सिस्टम जिसका निर्माण निर्दोषों को बचाने के लिए हुआ था, आज उसकी पत्नी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा था। पुरुष होना उसका गुनाह था और एक ईमानदार पुरुष होना उसकी सजा। मुकुल वर्तमान में लौटा। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेलियों में गड़ गए। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। आंसू तो कमजोरों के लिए होते हैं। अब उसकी आंखों में वो आग थी जो चिता की आग से भी ज्यादा तेज थी, सच बोलने की आग। उसने कैमरा ऑन किया, लाल बत्ती जली, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मेरा नाम मुकुल सुभाष है। उसकी आवाज में एक डरावनी शांति थी। और ये वीडियो मेरी आत्महत्या का नोट नहीं है, ये मेरी आखिरी गवाही है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी उस नपुंसक जस्टिस सिस्टम की है
जिसके लिए मर्द की जान की कीमत एक टिश्यू पेपर से भी कम है। मुकुल जानता था कि उसे अब और नहीं सहना है। उसे उस सिस्टम का असली घिनौना चेहरा दुनिया के सामने नंगा करना है, जिसने उसे अपराधी बना दिया था, जबकि उसका एकमात्र अपराध था शादी करना। शुरुआत करते हैं, मुकुल ने कहा, और उसने अपनी मौत का बयान दर्ज करना शुरू किया। मुकुल ने पानी का एक घूंट भरा। गला सूख रहा था, लेकिन यह प्यास पानी की नहीं, उस सुकून की थी जिसे सिस्टम ने उसे छीन लिया था। कैमरे की लाल बत्ती अब भी जल रही थी, किसी गिद्ध की आंख की तरह जो उसके आखिरी पलों का इंतजार कर रही हो। उसने डायरी के वो पन्ने पलटे जहां से इस कानूनी आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। उसकी यादें उसे उस दिन पर खींच ली गई जब घर शब्द का अर्थ हमेशा के लिए बदल गया था। उस दिन उसके दरवाजे पर खुशियां नहीं, बल्कि खाकी वर्दी में लिपटी एक सरकारी धमकी आई थी। शुरुआत में मुकुल को लगा कि एक बुरा सपना है, पति पत्नी की छोटी मोटी नोकझोंक जिसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। मुकुल बेवकूफ था, वो एक तार्किक इंसान था। उसे लगता था कि दुनिया तर्क से चलती है। उसे क्या पता था कि जिस दलदल में उसे घसीटा जा रहा है वहां तर्क नहीं, सिर्फ आईपीसी की धाराएं और वसूली चलती है। वो पुलिस स्टेशन गया था उम्मीद लेकर। उसे बचपन से सिखाया गया था कि पुलिस रक्षक होती है। उसे लगा कि वो अपनी बात रखेगा, समझाएगा कि कैसे घर के झगड़े को राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। लेकिन पुलिस स्टेशन के उस बदबूदार कमरे में घुसते ही उसका यह भ्रम किसी सस्ते कांच की तरह टूट गया। वहां बैठा जांच अधिकारी किसी रक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक दलाल की तरह कुर्सी पर पसरा था। मुकुल के नमस्ते का जवाब एक गंदी गाली और हिकारत भरी नजर से मिला। तो तुम ही हो वो नामर्द जो अपनी बीवी को दहेज के लिए पीटते हो? अधिकारी ने पान की पीक थूकते हुए पूछा। उसने मुकुल की तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो कोई कीड़ा हो। मुकुल का दिमाग सन रह गया। सर, दहेज? मैंने शादी में 1 रुपया नहीं मांगा। आप मेरे बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए। अबे चुप! अधिकारी ने टेबल पर हाथ मारा। हमें मत सिखा कानून। तुम्हारी बीवी ने लिख कर दिया है तो सच ही होगा। औरत कभी झूठ नहीं बोलती। ये लाइन, औरत झूठ नहीं बोलती, इस देश के कानून का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना झूठ है। उस पल मुकुल को महसूस हुआ कि वो एक सम्मानित नागरिक नहीं, बल्कि सिस्टम की नज़र में पहले से तयशुदा अपराधी है। उसकी डिग्रियां, उसका करियर, उसका चरित्र, सब कुछ आईपीसी की धारा 498A के एक झूठे पन्ने के नीचे कुचल दिया गया था। उस दिन पुलिस स्टेशन में मुकुल का आत्मसम्मान नंगा किया गया। उसे डराया गया, धमकाया गया। पुलिस वाले ने साफ शब्दों में कह दिया, समझौता कर ले, यानी कि पैसे फेंक, वरना तेरे बूढ़े माँ बाप, तेरी बहन, सबको जेल में सड़ा दूंगा। ये न्याय नहीं था, ये किडनैपिंग और फिरौती का सरकारी वर्जन था। मुकुल उस रात घर लौटा तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था। उसे अपने ही घर की दीवारों से डर लगने लगा था। वो बेडरूम जहां कभी सुकून था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था, जहां किसी भी वक्त कोई भी इल्जाम लग सकता था। उसने अपनी पत्नी अनीता सिंघानिया की तरफ देखा। उसे लगा था कि शायद उसे कोई पछतावा होगा, लेकिन नहीं। अनीता की आंखों में जीत की चमक थी। अनीता जानती थी कि सिस्टम का ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में है, जिसका इस्तेमाल वो सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मुकुल का गला घोटने के लिए कर रही थी। उसे बस एक झूठी शिकायत करनी थी और पूरा सरकारी तंत्र, पुलिस, वकील, जज मुकुल को नोचने के लिए तैयार बैठे थे। मुकुल समझ चुका था ये लड़ाई अनीता से नहीं थी। अनीता तो बस एक मोहरा थी। असली दुश्मन वो सिस्टम था जिसने घरेलू विवाद को वसूली के धंधे में बदल दिया था। भारत में एक पति होना दुनिया का सबसे लाचार पद है, जहां आप
अपराधी न होकर भी अपराधी हैं। कैमरे के सामने बैठे मुकुल के होठों पर एक कड़वी जहरीली मुस्कान तैर गई। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, उसने वीडियो में कहा, और उसकी आवाज में ज्वालामुखी सुलग रहा था। लेकिन मेरे केस में कानून अंधा नहीं था, कानून काना था। वो सिर्फ एक ही आंख से देख रहा था और वो आंख मेरी नहीं थी। उसने लंबी सांस ली। पुलिस का खेल खत्म हो चुका था। अब बारी थी कोर्ट कचहरी के उस नर्क की जहां तारीखों पर न्याय नहीं मिलता बल्कि इज्जत की नीलामी होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग का समय बढ़ता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मुकुल की जिंदगी में अंधेरा घना होता जा रहा था। उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास को देखा। उसमें उसे अपनी परछाई कांपती हुई दिखी। एक हारा हुआ, टूटा हुआ मर्द। तारीख, मुकुल ने सूखे गले से कहा। बचपन में कैलेंडर पर लाल रंग की तारीखों का मतलब त्योहार होता था, लेकिन पिछले 2 सालों में मेरे लिए कैलेंडर का मतलब सिर्फ एक था, मेरी इज्जत की नीलामी का दिन। कहानी अब पुलिस थाने की गालियों से निकलकर कोर्ट के उन मनहूस गलियारों में पहुंच गई थी जहां की हवा में ही मायूसी की बदबू होती है। मुकुल को याद आया कोर्ट में बिताया हर वो पल। वो अपनी फाइल सीने से लगाए घंटों एक कोने में खंबे की तरह खड़ा रहता था। उसके अगल बगल असली अपराधी खड़े होते थे, चोर, डकैत, हत्यारे। लेकिन सिस्टम की नज़र में मुकुल उनसे भी गया गुजरा था। शायद चोरों की किस्मत मुझसे अच्छी थी, मुकुल ने कड़वाहट से सोचा। कम से कम उन्हें पता तो था कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि एक अच्छा पति बनने और घर जोड़ने की कोशिश के अलावा मेरा अपराध क्या था। और फिर वो वकीलों का झुंड। नहीं, वो वकील नहीं थे, वो काले कोट में लिपटे गिद्ध थे। मुकुल को याद आया कि कैसे उसका अपना वकील उसे इंसान नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन समझता था। मुकुल जी, चिंता मत करो, बस अगली तारीख पर 50,000 रुपये जमा कर देना, स्टे ले लेंगे। वकील ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा था। इंसाफ? भाड़ में गया इंसाफ। यहां तो बस बोली लगती है, पैसा फेंको और तारीखें ले लो। कोर्ट रूम के अंदर जो हुआ वो न्याय नहीं बल्कि दिन दहाड़े डकैती थी। जज ने एक शब्द उछाला, इंटरिम मेंटेनेंस। यह शब्द मुकुल के लिए किसी मां बहन की गाली से कम नहीं था। केस शुरू ही नहीं हुआ था, गवाही नहीं हुई, यह साबित भी नहीं हुआ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन जज ने फरमान सुना दिया, तुम्हें अपनी पत्नी को हर महीने पैसे देने होंगे। मुकुल का खून खोल उठा था। वो चीखना चाहता था, उस जज का गिरबान पकड़कर पूछना चाहता था, साहब, ये वही औरत है जिसने मेरा घर तोड़ा, जिसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। ये पढ़ी लिखी है, हाथ पैर सलामत है, खुद कमा सकती है। मैं उसे अपने खून पसीने की कमाई क्यों दूं, ताकि वो मेरे ही पैसों से वकील करके मुझे ही बर्बाद कर सके। ये कैसा न्याय था? ये तो आत्महत्या की फंडिंग थी। मुकुल अपने ही कातिल को खंजर खरीद कर दे रहा था। लेकिन कोर्ट में तर्क की कोई जगह नहीं होती, वहां सिर्फ घिसी पिटी प्रक्रिया चलती है। मुकुल को याद आया कि कैसे कोर्ट के बाहर खड़ी अनीता मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो किसी युद्ध को जीतने की नहीं बल्कि सामने वाले को तड़पा तड़पा कर मारने की होती है। उसने मुकुल की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक मूक संदेश था। देखा, मैंने कहा था ना, मैं कानून का इस्तेमाल करके तुम्हें सड़क पर ला दूंगी। मुकुल, जो एक स्वाभिमानी इंसान था, जो अपनी मेहनत से घर बनाना चाहता था, अब अपनी सैलरी का एक बड़ा सा हिस्सा उस औरत को हफ्ता वसूली की तरह देने के लिए मजबूर था जो उसे जेल भिजवाना चाहती थी। हर महीने जब उसके अकाउंट से पैसे कटते तो उसे लगता जैसे उसके शरीर से खून निकाला जा रहा हो। वो डिप्रेशन के अंधेरे कुएं में गिरता गया। रात रात भर जागना, दीवारों को घूरना, उसका करियर, उसकी खुशियां, सब उस मेंटेनेंस के काले गड्ढे में समा गई। सिस्टम आपको एक झटके में नहीं मारता, मुकुल ने कैमरे में देखते हुए कहा। उसकी आवाज अब भारी और खुरदुरी हो गई थी।
वो आपको किश्तों में मारता है। पहले आपकी इज्जत मारता है, फिर आपकी जमा पूंजी लूटता है और आखिर में आपकी जीने की इच्छा ही नोच लेता है। उसने एक गहरी दर्दनाक सांस ली। अभी तक तो सिर्फ उसका पैसा और चैन गया था, लेकिन अब वो उस दिन की बात करने वाला था जब उसकी बर्दाश्त की हर सीमा टूट गई। वो दिन जब उसे उस महिला जज गीता कौशिक के सामने खड़ा किया गया था। वो दिन जब सिस्टम ने अपना नकाब पूरी तरह उतार फेंका और एक राक्षस का रूप ले लिया। मुकुल की मुट्ठी भीज गई। अब वो अपने डेथ नोट के सबसे खौफनाक पन्ने को पढ़ने जा रहा था। मुकुल ने कैमरे की ओर देखते हुए एक लंबी कांपती हुई सांस ली। उसकी आंखों में अब नमी थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये उस तेजाब की जलन थी जिसे अपमान कहते हैं। एक हत्या तब होती है जब शरीर से जान निकलती है, मुकुल ने धीमी मगर सुलगती हुई आवाज में कहा। लेकिन असली हत्या तब होती है जब एक भरे दरबार में आपकी आत्मा को नंगा करके कोड़े मारे जाते हैं और वो लोग तालियां बजाते हैं जिन्हें आपकी रक्षा करनी थी। कहानी अब उस तारीख पर आ रुकी थी जो मुकुल के जीवन का पूर्ण विराम बन गई थी। जौनपुर फैमिली कोर्ट, तारीख कुछ महीने पहले की। मुकुल कोर्ट रूम के अंदर खड़ा था। वो कोई चालाक अपराधी नहीं था जो कानून से खेल रहा हो। वो एक लाचार पति था जो जज गीता कौशिक के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं अब और नहीं सह सकता। ये केस झूठा है, ये सब जानते हैं। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, मैं डिप्रेशन में हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि जज, चाहे वो जज हो या कम से कम एक इंसान, उसकी पीड़ा को समझेगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ खड़ी उसकी पत्नी अनीता सिंघानिया चिल्लाई। उसकी आवाज में नफरत का ऐसा ज्वार था जिसने पूरे कोर्टरूम को सन्न कर दिया। नाटक बंद करो अपना, अनीता ने उंगली नचाते हुए कहा। तुम डिप्रेशन का नाटक कर रहे हो? तुम तो बेशरम हो। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जाकर मर क्यों नहीं जाते? पूरा कोर्टरूम थम गया। एक पत्नी भरी अदालत में अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसा रही थी। ये आईपीसी की धारा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड का सीधा मामला था। मुकुल ने झटके से जज की तरफ देखा। उसे लगा कि अब जज का हथौड़ा चलेगा। अब जज अनीता को कोर्ट से बाहर फेंकवा देंगी। अब कानून बोलेगा। मुकुल की धड़कनें रुक गई थी। वो उस न्याय का इंतजार कर रहा था और फिर वो हुआ जो किसी डरावनी फिल्म में भी नहीं होता। जज गीता कौशिक के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई और फिर वो मुस्कुराहट एक हंसी में बदल गई। वो हंसी एक संवैधानिक पद पर बैठी जज एक आरोपी पत्नी द्वारा पति को मरने की बात कहने पर ठहाका लगाकर हंस रही थी। मुकुल के कानों में वो हंसी किसी बम धमाके की तरह गूंजी। अरे, जज ने हंसते हुए अपनी कलम से खेलते हुए कहा, सही तो कह रही है। तुम मर्द हो, इतना भी नहीं झेल सकते? और अगर इतना ही दुख है तो मर क्यों नहीं जाते? कम से कम केस तो खत्म होगा, हमारा भी काम कम होगा। मुकुल के पैरों तले से जमीन गायब हो चुकी थी। क्या उसने सही सुना? क्या भारत का संविधान उसे मरने की सलाह दे रहा है? क्या उसकी जान की कीमत बस इतनी है, एक अदालत फाइल का बंद होना? उस एक पल में मुकुल सुभाष मर गया था। जो शरीर वहां खड़ा था वो सिर्फ हाड़ मांस का पुतला था। उसकी आत्मा, उसका विश्वास, उसका संविधान पर भरोसा, सब उस जज की मेज पर उस क्रूर हंसी के नीचे कुचलकर दम तोड़ चुके थे। वहां मौजूद वकील, क्लर्क, चपरासी सब उस तमाशे का हिस्सा थे। कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा कि मैडम ये गलत है, क्योंकि उस कोर्ट रूम में
और शायद इस देश में मर्द का दर्द कोई दर्द होता ही नहीं, वो सिर्फ एक मनोरंजन है। मुकुल बिना कुछ बोले कोर्ट रूम से बाहर निकल आया। वो सीढ़ियां उतर रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, किसी मंत्र की तरह, मर क्यों नहीं जाते। वापस वीडियो में मुकुल ने अपनी नम आंखों को पोंछा और कैमरे में सीधे देखा। उसकी नजरें अब कैमरा लेंस के पार सीधे उस जज और उस सड़े हुए समाज को चीर रही थी। उस दिन मुझे समझ आ गया, मुकुल ने कहा। उसकी आवाज अब पत्थर जैसी हो गई थी कि मुझे इंसाफ इस कोर्ट में नहीं मिलेगा। इस सिस्टम को मेरी गवाही नहीं चाहिए, इसे मेरी लाश चाहिए। तो ठीक है, मैं इसे वो दूंगा जो ये चाहता है। और फिर उसने पास रखी उस रस्सी की तरफ देखा। मुकुल ने अपनी बात खत्म कर दी थी। 24 पन्नों का वो नोट और वो वीडियो, ये कोई साधारण बयान नहीं था। ये एक मरते हुए आदमी का हलफनामा था, जिसे कोई भी कोर्ट खारिज नहीं कर सकती। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सारा दर्द निचोड़कर सिस्टम के मुंह पर फेंक दिया था। कमरे में सन्नाटा लौट आया था, लेकिन ये सन्नाटा अब डरावना नहीं था। ये उस शांति जैसा था जो एक लंबी दर्दनाक बीमारी, जैसी कि भारतीय न्याय व्यवस्था है, उसके खत्म होने पर आती है। मुकुल ने मोबाइल की स्क्रीन पर स्टॉप बटन दबाया। वीडियो सेव हो गया। फाइल का नाम उसने कुछ ऐसा नहीं रखा जिससे भीख में सहानुभूति मिले, बस तारीख डाली, क्योंकि तारीखें ही तो उसकी जिंदगी थी। उसने अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया खोला। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी। अब कोई डर नहीं था। डर तो तब तक था जब तक इंसाफ की झूठी उम्मीद थी, और उम्मीद का कत्ल हो चुका था। इसीलिए डर भी उसी उम्मीद की चिता में जल गया था। अपलोडिंग। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार घूमने लगा। 10%, 30%। यह परसेंटेज उसकी मौत की उल्टी गिनती थी। मुकुल कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने एक बार अपने उस कमरे को देखा जो किसी पिंजरे से कम नहीं था, जहां उसने न जाने कितनी रातें सिस्टम के दिए घावों को सहलाते हुए काटी थी। आज वो आजाद होने वाला था। उसने पंखे के नीचे रखे स्टूल को ठीक किया। उसने मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी, लेकिन ये माफी कायरता की नहीं थी। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर देना। उसकी आंखों से एक आखिरी कतरा बह निकला। मैं कमजोर नहीं था। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं उस दुश्मन से कैसे जीतता जो मेरे अपने देश का कानून बनकर बैठा था। मैं थक गया हूं माँ, इस अंधेर गर्दी से लड़ते लड़ते थक गया हूं। उसने गले में फंदा डाला। यह फंदा उस रस्सी का नहीं था। ये उन झूठी धाराओं, उन तारीखों और जज गीता कौशिक के उस अहंकार का फंदा था जो सिस्टम ने पिछले कुछ सालों में उसके गले में कस दिया था। आज मुकुल बस उसे एक शक्ल दे रहा था। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब दुनिया देखेगी। अब शायद वे लोग जागेंगे जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। अब शायद किसी और मुकुल को कोर्ट में जज के मुंह से यह सुनना नहीं पड़ेगा कि मर क्यों नहीं जाते। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यही एक आखिरी विचार उसके दिमाग में कौन था। उसने स्टूल को ठोकर मार दी और कमरे में फड़फड़ाने की आवाज गूंजी, और फिर सन्नाटा हो गया। वो सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा तेज और डरावना था। बाहर शहर अब भी सो रहा था। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी। लोग अपनी छोटी छोटी दुनिया में मस्त थे। उन्हें खबर नहीं थी कि मराठा हल्ली के एक बंद कमरे में भारत की जुडिशियल सिस्टम ने अभी अभी एक होनहार बेटे की हत्या कर दी है। सुबह होगी, पुलिस आएगी। वो पुलिस जिसने उसे डराया था अब उसकी लाश का पंचनामा भरेगी। कितनी बड़ी विडंबना है। जीते जी जो पुलिस उसे अपराधी मानती रही, मरने के बाद वही कागज भरेगी। न्यूज़ चैनल आएंगे, कुछ दिन बहस होगी। सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस फॉर मुकुल लिखेंगे, मोमबत्तियां जलेंगी। लेकिन उस ठंडे लटके हुए शरीर के पास खड़ी रूह आज भी एक सवाल पूछ रही है,
क्या अब मुझे इंसाफ मिलेगा, या ये फाइल भी किसी धूल भरी अलमारी में किसी और मुकुल के फाइल के नीचे दबकर सड़ जाएगी? कहानी खत्म हो गई, मुकुल चला गया, लेकिन वो अपने पीछे एक डरावनी वास्तविकता छोड़ गया कि इस देश में एक मर्द को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जान की रसीद कटानी पड़ती है। और याद रखना, जब तक वो जज गीता कौशिक, वो पत्नी अनीता सिंघानिया और वो सड़ा हुआ सिस्टम अपनी कुर्सियों पर बैठकर हंस रहे हैं, तब तक मुकुल को इंसाफ नहीं मिला है। ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक मर्डर था। जस्टिस इज स्टिल ड्यू।